मनीष जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बाद में भी की थी कि अवैध कॉलोनियाँ दिल्ली का एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है और हमेशा वहाँ पे नेता चुनाव के वक्त ही जाते हैं, और आपने बोला था कि ये अवैध शब्द इन लोगों के लिए गाली जैसा है। बिल्कुल। उसके लिए बाउंड्री का काम की आपने आते ही शुरुआत की थी सरकार में, वो काम कहाँ तक पहुँचा है? विकास का काम भी वहाँ पर मतलब तस्वीर बहुत जिन कॉलोनीज को हम अवैध कॉलोनी कहते हैं, मैं उनको इरेगुलर कॉलोनीज कहता हूँ। अनियमित हैं अभी, वो उनको नियमितीकरण नहीं हुआ है सरकारी कागजों पे, तो उसकी बाउंड्री फिक्सेशन का काम चल रहा है। हमने जीएसडीएल से मैप वगैरह लिए हैं। बाउंड्री फिक्सेशन में कुछ इश्यूज हैं एनडीएमसी के और डीडीए के, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एमसीडी और डीडीए के, एमसीडी और डीडीए का एक ही काम है, बस रोक के रखो, होने मत दो। बिल्डिंग प्लान में पैसा खा जाओ, लोगों की ज़मीन फ्लैट बेच के पैसा खा जाओ, डेवलपमेंट के नाम पे पैसा 23,000 करोड़ रुपये डीडीए ने इकट्ठा करके रखा है, तो वो सारी चीज़ें रोक के रखते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें दी हैं इनको, बहुत सारी चीज़ें अभी हम और कर रहे हैं। और लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पहलू इरेगुलर कॉलोनीज़ का ये भी है कि अभी तक वहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं होता था। बोले जी रेगुलर हो जाएंगी तो होगा। हमने कहा रेगुलर होती रहेंगी, पहले डेवलपमेंट का काम शुरू करो, पानी की लाइन बिछाओ, सीवर लाइन बिछाओ, सड़कों की नाली बनाओ, झाड़ू लगवाने का काम शुरू करो। इरेगुलर का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो लोगों की ज़िंदगी तो आसान हो वहाँ पे। तो हमने वो काम करना शुरू कर दिया। तो कितनी कॉलोनी में काम हो चुका है? 890 पहले कॉलोनीज़ में काम होता था, आज 1693 कॉलोनी, जो 1639 कॉलोनी है, सबकी सब कॉलोनीज़ में कुछ ना कुछ काम चल रहा है। और बाउंड्री का वर्क चल रहा है धीरे धीरे। वो धीरे धीरे इनके डीडीए और एमसीडी के इशू रिजॉल्व हो जाएंगे तो हो जाएगा। मनीष जी, थोड़े से विवादित विषयों पे भी तो पोर्टफोलियो के ऊपर आया आपके। सर्विसेज डिपार्टमेंट भी आपके साथ है और अधिकारियों के साथ भी जंग आते ही आपकी शुरू हो गई थी। कई फहरिस्त में है, दर्जन भर तो नाम मुंह के ऊपर रटे हुए हैं, जिन अधिकारियों को कोई लोग जानता भी नहीं था, उनको भी आपने फेमस कर दिया। शकुंतला डी कैमलिन, धर्मेंद्र जी, कई तरह के। यह आरोप आप पे लगता आया है कि दिल्ली सरकार एक प्राइवेट कंपनी की तरह चला रहे हैं जिसके सीईओ केजरीवाल हैं। यह आरोप कहीं आप प्रोफेशनल्स को हायर करने की बात करते हैं, और ये भी आरोप लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को उस बहाने फिट किया जा रहा है। नहीं, अब ये तो इन आरोपों का सच तो आप बताइए, आप मीडिया वाले हैं। आप बिना मोदी जी से प्रभावित हुए जिस दिन बोलने लगेंगे उस दिन आप नहीं सर, हम तो प्रभावित, हम तो आपसे ही बहुत प्रभावित। नहीं, हमसे तो आप नहीं हैं, हमारे ऊपर तो सिर्फ आरोप लगाते हैं। नहीं, जबकि हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जिस दिन आप मोदी जी से प्रभावित हुए बिना इन आरोपों के तथ्यों में जाना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन आरोपों में कितना विश्वास तो उठ गया है। एक मिनट, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इन आरोपों में दम है कि नहीं है। लेकिन अधिकारियों में से जो अधिकारी काम करते हैं, जो ईमानदार हैं, जिनको काम में मज़ा आता है, वो बहुत खुश हैं। उनको लग रहा है कि अब इस सरकार में रह के काम करने का भी मौका मिल रहा है, और सरकार जो काम बताती है उसमें कोई डर नहीं है कि ये पता नहीं किससे पैसा खा के आ गए होंगे, किसकी दलाली खा के आ गए होंगे मंत्री, किस एमएलए के दबाव में आ गए होंगे। उनको पता है कि जब मंत्री काम दे रहा है तो फिर ईमानदारी से आया है, तो वो तो खुश हैं। कुछ हैं जिनकी साहबी जा रही है, 11 बजे दफ्तर आना, 2 घंटे लंच के लिए जाना, 5 बजे चले जाना, फिर शाम को क्लब व्लब और ये सब पार्टियाँ, उनको दिक्कत हो रही है। उनको लगा है तो रात को बुला लेते हैं, उनको लग रहा है तो सुबह 9 बजे 9:30 बजे मंत्री दफ्तर में आ जाते हैं। तो अब अगर इसको प्राइवेट कंपनी की तरह काम करने कहते हैं तो साहब अकाउंटेबिलिटी तो चाहिए। अगर मंत्री 24 घंटे काम करेगा और जो ऑफिसर 24 घंटे काम करने से बचेगा बल्कि करप्शन करेगा, तो हम पकड़वाएंगे उसको, हम छोड़ेंगे नहीं। उल्टा टांग देंगे आप बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल उल्टा टांग देंगे, और हमने टांगा है। एक अधिकारी जेल में है अभी, बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट, आपको पता है जेल में क्या कर रहे थे? वो सिक्योरिटी गार्ड के हिस्से के पैसे खा रहे थे। मतलब सिक्योरिटी गार्ड को, जिसको बेचारे को 9,000 रुपये मिलने चाहिए थे, 6,000 रुपये देते थे, 3,000 खुद खा जाते थे उसके हिस्से के। तो ऐसे आदमी को तो जेल में होना चाहिए, और टांग दिया हमने, जेल में ही है वो। सिसोदिया जी, जो 1 साल का कामकाज था उसके अंदर स्ट्राइक बहुत हुई, एमसीडी की स्ट्राइक का भी बहुत बार जिक्र आता है। तो कहीं ना कहीं यह आरोप आप पे लगता है कि वो स्ट्राइक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को सूट कर रही है, और इसीलिए पैकेज उनको दिया गया ताकि एमसीडी चुनाव में। अगर आम आदमी पार्टी को स्ट्राइक सूट कर रही है तो एमसीडी स्ट्राइक करवा क्यों रही है? एमसीडी में तो बीजेपी की सरकार है, उसके कर्मचारी स्ट्राइक करते क्यों है? रोक ले, रोकते क्यों नहीं है? स्ट्राइक का क्या चुनाव से फायदा होगा आपको? नहीं, पर आपने जो सवाल किया, स्ट्राइक आम आदमी पार्टी को सूट करती है, तो आप बीजेपी वालों से पूछिए कि फिर आप स्ट्राइक होने क्यों देते हैं? स्ट्राइक किसी को सूट नहीं करती है कि पैसे नहीं है इस कारण स्ट्राइक। नहीं, तो अगर आम आदमी पार्टी को सूट करने वाली चीज़ों को वो रोक क्यों नहीं लेते? दम लगाएं, रोकें। रेवेन्यू दिल्ली की जनता को इतना दुखी क्यों करते हैं? तो
कुल मिला के एमसीडी की पूरी लीडरशिप फेल है। एमसीडी का टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा, एमसीडी का पार्किंग से कलेक्शन नहीं हो रहा। इतने सारे पूरी दिल्ली में विज्ञापन दिखते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का विज्ञापन का बाजार है। ये 10-10 करोड़ रुपए में विज्ञापनों से कमा रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए कमा सकते हैं। तो वहाँ खूब बेईमानी है। नेताओं ने एड होर्डिंग ले रखे हैं, नेताओं के आसपास के लोगों ने एड होर्डिंग कब्जा रखे हैं, वो लोग व्यापार का धंधा कर रहे हैं, नगर निगम घाटे में चल रहा है। तो इनसे ये सब चल नहीं रहा और अब ये बस हड़ताल करवा देते हैं। अगर ये लोग ईमानदारी से एड होर्डिंग का पैसा, टैक्स का पैसा, प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा, पार्किंग का पैसा ले लेते तो तनख्वाह भी मिल जाती है और डेवलपमेंट का पैसा भी होता। अब हमारे पास तो जितना पैसा था हमने दे दिया, हम क्या करें? एजुकेशन से काट के दिया। एजुकेशन से काट के दे दिया। क्या मनीष जी, आपको नेता भी हैं, आप मंत्री तो हैं, क्या राजनीति एमसीडी चुनाव में इसको आपका फायदा होता दिखता है कि आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का विश्वास बढ़ेगा? पता नहीं, आम आदमी पार्टी पे तो लोगों को विश्वास बढ़ा ही हुआ है। 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी के हिस्से में हैं। इससे ज़्यादा और क्या विश्वास चाहिए हमें? लोगों का पूरा विश्वास है। ये हड़ताल करा के, दुखी करके, मुझे लगता है इसकी राजनीति बीजेपी कर रही है। करने दीजिए, जनता जान रही है। कई बार जिक्र करते हैं कि वो केंद्र बड़ा भाई और दिल्ली सरकार छोटा भाई। छोटा भाई पढ़ना चाहता है लेकिन केंद्र सरकार, बड़ा भाई उसकी पेंसिल छीन देता है। अब आपका जो छोटा भाई है एमसीडी, बेशक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो उसको भी तो आप थोड़ा सा संभाल सकते हैं। दिया ना, छोटे भाई की तरह दिया ना, 551 करोड़ रुपए दिया। उससे पहले पिछली बार 600 करोड़ रुपए मिलता था, तब हमने पहली बार 900 करोड़ रुपए दिया था। हर साल जब एलजी साहब थे, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, तब इन्होंने पैसे नहीं दिए और लोन भी काटा। हमने लोन भी नहीं काटा और पैसे भी ज़्यादा दिए। दिल्ली की गद्दी का इस्तेमाल केजरीवाल राजनीति के लिए कर रहे हैं। कुछ भी कारण हो, सीधा मोदी पर अटैक करना, केंद्र सरकार पर अटैक करना, ये कहीं ना उस तरह के ट्वीट आना, कॉवर्ड कहना उनको या साइकोपैथ कहना, इस तरह की। देखो भाई, केजरीवाल जी तो नेता हैं, राजनीति में आए हैं। अब वो गिटार तो नहीं बजाएंगे, राजनीति करेंगे, है ना? वो सारंगी थोड़ी बजाएंगे, वो तो राजनीति करेंगे। राजनीति कर रहे हैं तो बोले राजनीति। अगर एक आदमी चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, वो राजनीति नहीं करेगा तो कौन करेंगे? नहीं, इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री रहे, 15 साल तक शीला जी भी रही, लेकिन इतना विवाद कभी नहीं। तो शीला जी को जो आता था वो कर रही थी। बिजली महंगी हो गई, पानी महंगा हो गया, है ना? 400 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर 800 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। हमको जो आता है हम वो कर रहे हैं। हमारी राजनीति 400 करोड़ रुपए के फ्लाईओवर को 350 करोड़ में बनाना है। जिस फ्लाईओवर में 12 महीने लगने चाहिए वो 10 महीने में बन जा रहा है। बिजली आधे दाम की राजनीति हम कर रहे हैं, फ्री पानी देने की राजनीति कर रहे हैं। इसमें दिक्कत क्या है किसी को? अगर 24 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है तो क्या दिक्कत? ये 24 लाख लोगों को आधे दाम पे बिजली मिल रही है। और आपने जहाँ तक मोदी जी की बात की, अरविंद केजरीवाल ने कहा था मोदी जी को कि जी मेरे ऑफिस में रेट डलवा दो, मैं फिर बयान दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं कहा था कि मुझे राजनीति करनी है, जरा सीबीआई के 2 लोग भेज देना मेरे दफ्तर में, जरा मौका दे रहे हूँ। और आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, ट्विस्ट अच्छे कर लेते हैं। हम क्या करें? हम बोले तो हम ट्विस्ट कर रहे हैं, वो सीबीआई भेज दें, वो कुछ नहीं कर रहे। वो तो आपके लिए धर्मात्मा है। इसीलिए मैंने कहा कि आप उनके प्रभाव से थोड़ा मुक्त होकर पत्रकारिता करिए। वहां से अगर किया तो आप किसी दिन मोदी जी के साथ भी बैठिए, आपके चैनल के कुछ लोग जाके बैठे, उनसे पूछें जी सीबीआई क्यों भेजी थी। क्या आपको लगता है कि इतने लंबा शासनकाल रहा है, कुछ एक अच्छी चीज़ें फाउंडेशन स्टोन के तौर पर कि यार ये शीला दीक्षित काम अच्छा कर गई, या कोई मदन लाल खुराना साहब या साहिब सिंह वर्मा साहब कि ये बहुत अच्छा काम किया, जो एक दूरदर्शिता दिखाता था पिछली सरकार? देखिए 15 साल कुछ काम आपको ध्यान 15 साल वो रही हैं सरकार में। आज हम जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, हो सकता है उसकी मतलब बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनका फाउंडेशन स्टोन शीला जी रखे गई थी, बहुत सारे ऐसे ब्रिज हैं जिनका फाउंडेशन स्टोन शीला जी रखे गई थी, और उनका हम क्रेडिट देते। हमने जिन 3 पुलों का उद्घाटन किया जिस वक्त जिनका शीला जी उद्घाटन करके गई थी, हाँ, हमने उनके लिए क्रेडिट दिया। एक छोटी सी दीवार भी बना के गई है तो आज उनका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए कि हाँ जी वो ये करके गई। तो हम कोई क्रेडिट की राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। वहाँ अगर बेईमानी हो रही थी हम उस बेईमानी को रोक रहे हैं। सर, आप आखिरी पड़ाव पे हैं। केजरीवाल कैबिनेट के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि सारे यस मैन हैं, कि जो केजरीवाल कहेंगे वही एक अंतिम पत्थर की लकीर हो गई। तो आप ऐसा मुख्यमंत्री क्यों ढूंढ रहे हैं जिसके मंत्री उसको हर वक्त नो नो कहते रहें? मतलब है यस मैन सारे, आप सब एक्सेप्ट करते हैं? पर वाई शुड वी से नो टू आवर चीफ मिनिस्टर? हर किसी की अपनी इंडिविजुअल सोच हो सकती है। कुछ सोच है, चीज़ों पे हो सकता है कि आपकी राय अलग हो। हाँ तो रखते हैं लोग अपनी राय, लेकिन वो आपको थोड़ी बताएंगे चैनल पे आके।
ये कुछ एक उदाहरण के तौर पर नहीं, आपको चैनल पर बताएंगे फिर कहेंगे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया में ठनी, ब्रेकिंग न्यूज। नहीं, आप तो सबसे वफादार है। मैं कह रहा हूँ वफादार और वफादार की बात नहीं सबसे है। नजदीक। सच्चा आदमी सच्चा होता है, ठीक है, और सच्चा 2 + 2 4 ही होता है। झूठ के 2 + 2 5 भी होते हैं, 2 + 2 3 भी होते हैं, 2 + 2 1000 भी होते हैं। झूठ हमेशा 1000 तरह का हो सकता है, सच एक ही तरह का होता है। पर आप ऐसा मुख्यमंत्री ढूंढते क्यों हैं जिसके मंत्री, जिसके विधायक उसकी बात ना सुनते हों, जो आपस में लड़ते रहते हों? क्या क्यों ढूंढते हैं सर? और फिर कोई आपस में एक दूसरे की बात को हाँ यस नो करेंगे तो आप कहेंगे देखो झगड़ा हो गया। कहते हैं ना, एक डेमोक्रेसी भी होनी है हमारे यहाँ, हम अंदर बैठ के बात करते हैं। अच्छा, क्या केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए सोचे, वो केजरीवाल जी हों। या मेरे लिए केजरीवाल महत्वपूर्ण नहीं है, ना मेरे लिए सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया महत्वपूर्ण है। मेरे लिए महत्वपूर्ण यह है कि देश में एजुकेशन को लेके, करप्शन को लेके, हेल्थ को लेके कोई गंभीर व्यक्ति जिसको काम करना आता हो, जो सिर्फ जुमलेबाजी में ना हो, जो सिर्फ दिखावे में ना हो, ऐसा व्यक्ति एक बार प्रधानमंत्री बने, वो कोई भी हो। मैं ये सोचता हूँ वो केजरीवाल जी भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। मैं तो आपको भी चाहता हूँ, अगर आप उस तरह की राजनीति करना चाहें तो आप भी हो सकते हैं। सर, वित्त मंत्री हैं आप, बजट भी तैयार कर रहे हैं, बजट का ही टाइम है। ऐसे में कई बड़ी परियोजनाओं के बारे में आपने जिक्र किया, एलिवेटेड BRT कॉरिडोर, मेट्रो का फेज़ 4, कई और भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे में आपके लिए क्या चुनौती रहेगा दिल्ली की जनता पर भार डाले बिना उन सब विकास कार्यों को जारी रखना, क्योंकि वैट आप पेट्रोल डीजल पे बढ़ा चुके हैं? इसीलिए हम लोग मांग रहे हैं केंद्र से कि भाई दिल्ली के लोग टैक्स देते हैं, 1,37,000 करोड़ का टैक्स देते हैं। बाकी राज्यों को आप उनके सेंट्रल टैक्सेस से 40-40, 50-50 हज़ार करोड़ रुपए देते हो, हमको 325 करोड़ देते हो। दिल्ली को कुछ पैसा दे दो, कुछ और विकास का काम कर लेंगे। तो ये थे मनीष सिसोदिया, सरकार में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। जाहिर तौर पर आगे आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां खूब हैं और उसको पार पाने के लिए सरकार के पास हौसला भी बखूबी है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टोटल न्यूज़। नमस्कार।